अच्छा, लैपटॉप पे कर लीजिएगा। अच्छा भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हमारी लैब जो है वो बस अब जल्दी से हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, तो अब जो हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स के बारे में हम लोगों ने इन डिटेल समझें कि शुरू की जो जितनी भी लैब्स हम लोगों ने की हैं। अब मैं आपको आज लैब 9 नहीं करा रहा, मैं आपको बिल्कुल आखिरी जो हमारी लैब थी, लैब 14 पहले वो करवा रहा हूँ। उसके बाद जो है हम लोग मॉस्फेट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आज की जो लैब है बेसिकली बहुत ही सिंपल सी लैब है, जिसके अंदर हम लोगों ने एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक साथ एक ही वक्त पे एक सर्किट के अंदर हमें यूज़ करना है और चेक करना है कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो आज की जो लैब है बेसिकली, मैं अगर लैब आपके सामने खोलूँ और स्क्रीन भी शेयर करना शुरू करूँ, तो एक मिनट रुकिएगा। स्क्रीन अगर मेरी नज़र आ जाए तो मुझे प्लीज़ कंफर्म कर दें कि भाई आप लोगों को स्क्रीन जो है वो मेरी विजिबल है। बताया। जी बोलें। स्क्रीन मेरी विजिबल है आप लोगों को? माइक खोल के प्लीज़ बता सकते हैं। ठीक है, विजिबल है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो है वो बेसिकली हमने लैब नंबर 14 जो है वो खोली हुई। लैब नंबर 14 बेसिकली क्या है, तो अगर थोड़ा सा मैं जूम करूँ आपके सामने, तो लैब नंबर 14 इज कॉम्प्लीमेंट्री प्लेयर पेयर एम्पलीफायर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, इसको हम पुश पुल एम्पलीफायर भी कहते हैं। अब पुश पुल एम्पलीफायर बेसिकली अगर हम देखें, तो इस एम्पलीफायर के अंदर हम ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये बात एनालाइज कर रहे हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन से दो डिफरेंट काम बर वक्त एक ही वक्त किए जा रहे हैं, पुश और पुल। बिल्कुल कॉमन अगर अल्फाजों में बात करें, तो अगर हम ये चाहते हैं कि एक सर्किट या एक एम्पलीफायर दो तरीके से एक ही वक्त पे काम कर रहा हो, तो उसमें दो तरह की डिफरेंट चीज़ें लग रही होती हैं। नेचर उन दोनों का सेम ही है। मतलब मैं उसके अंदर आपके सामने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ही ऐड कर रहा हूँ, बट होगा इस तरीके से कि मेरे पास एक एनपीएन होगा और एक मेरे पास पीएनपी होगा। सही, तो ऐसा एम्पलीफायर जिसके अंदर हमारे पास बर वक्त एक ही वक्त एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर शामिल हों, तो ऐसे एम्पलीफायर को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एम्पलीफायर या पुश पुल एम्पलीफायर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब ये है कि एनपीएन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पीएनपी, और पीएनपी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एनपीएन। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री का लफ्ज है, ये इस बात को शो कर रहा है कि आपके पास दो ऐसी चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि हमें ये बात पता है कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सही, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखनी है कि भाई किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एम्पलीफाई कर रहा होता है। ये सारी हमें चीज़ें जो है वो आज की लैब में देखनी है। अच्छा भाई, पहली चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई मेरे पास दी बाइपोलर जंक्शन। अच्छा, इसका जो इस लेक्चर का जो पीडीएफ है ना, वो मैंने एलएमएस पे अपलोड कर दिया है बिल्कुल वही चीज़ जो आपके लैब में लिखी हुई है, बट ये थोड़ा मैंने उसको अपने अल्फाज में समझाया हुआ है। तो अभी मैं लैब को ही फॉलो कर रहा हूँ, फिर आप ये कि जब बाद में आपको समझना होगा तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं और इस पीडीएफ स्लाइड को भी देख सकते हैं, पीडीएफ लेक्चर को जो मैंने एलएमएस पे अपलोड किया है। अभी मैं इससे भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, पहली बात क्या लिखी है, पहली बात वो लिखी है the bipolar junction transistor complementary transistor pair amplifier is commonly used for driving loads with a large amount of current। ठीक है, ऐसे लोड्स के लिए जिनको बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत है, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए हम ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि ऐसे एम्पलीफायर सर्किट जो कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट के लोड्स को ड्राइव कर रहे हो, उनके लिए ये करामत आते हैं, उनके लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, तो ये बात हमने देख ली कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एम्पलीफायर का जो एप्लीकेशन है वो उन सूरत हाल में या उन कंडीशंस में है जब आपके लोड को बेतहाशा करंट की डिमांड है या बेतहाशा करंट की मांग हो रही होती है। सही, अच्छा, इसके बाद हमने ये देखा कि मेरे पास द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री refers to the fact that NPN transistor is complement of PNP and PNP is the complement of NPN। ये भी हम लोगों ने देख लिया कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री का जो लफ्ज है वो इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि
इसके अंदर दो चीजें यूज हो रही हैं, एनपीएन और पीएनपी, जो कि आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या आपस में एक दूसरे के बिल्कुल इन्वर्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एनपीएन और पीएनपी क्योंकि हमने इंक्लूड कर दिया इसके अंदर, तो ये बेसिकली कि हम कर क्या रहे हैं, ये हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास इनपुट पर एक एसी वेव आ रही है, एसी वेव क्या होती है, एसी वेव ऐसी होती है जिसके अंदर बेसिकली पॉजिटिव साइकिल भी होती है और नेगेटिव साइकिल भी होती है। तो मेरा जो कंसर्न है, मेरा कंसर्न ये है कि क्योंकि मैं लोड का करंट इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो करंट इंक्रीज करने से मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइकिल्स दोनों में मेरे पास बर वक्त कंडक्शन हो रही है। इसीलिए एनपीएन जो है, एनपीएन कंडक्ट कब करेगा, एनपीएन की कंडक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि वीबीई, बेस टू इमिटर वोल्टेज 0.7 से जब ज्यादा हो जाएगा तो आपका एनपीएन कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए आपके पास उस टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज आने चाहिए। अगर उस टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्टेज आ रहे हैं तो क्या एनपीएन कंडक्ट कर पाएगा? नहीं। इस चीज को मैं आपको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर एक डायग्राम खुली हुई है। ठीक है। इस डायग्राम के अंदर पहले मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा जो हमें करनी है। ये एक सिंपल सा पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट है एम्पलीफायर का। ठीक है। ये मेरे पास Q1 जो है ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो आप लोग लैब में यूज भी करते हैं, जो क्या है 2N3904। Q2 जो है मेरे पास उसी का कॉम्प्लीमेंट है, जो कि मेरे पास एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है 2N3906। सही है। यहाँ पर मैंने इसके कलेक्टर पे क्या दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ मैंने नीचे इसके कलेक्टर पे क्या दिया हुआ है, -12 वोल्ट दिया हुआ है। क्योंकि अगर एनपीएन को कंडक्ट करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है वीबीई 0.7 से ऊपर होना चाहिए, और अगर पीएनपी को कंडक्ट करवाना है तो वीईबी 0.7 से ऊपर होना चाहिए। ये दोनों बातें फर्क है, वीबी अलग होता है, वीईबी अलग होता है, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन का फर्क होता है। अच्छा, यहाँ मेरे पास लोड पे क्या लगा हुआ है, लोड मेरे पास एक आरसी लोड है जहाँ पर मेरे पास सी जो है वो 100 माइक्रोफैरेड्स है, और जो लोड लगा हुआ है आरएल दैट इज 470 ओम्स। यहाँ से आपका आउटपुट टर्मिनल है जहाँ से आप अपना ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करेंगे और आपका आउटपुट वोल्टेज जो भी एम्पलीफाइड आ रहा है वो आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास मेरा इनपुट है, इनपुट मेरे पास क्या है 1 किलोहर्ट्ज की एक साइन वेव है, और उसको बेसिकली कपलिंग करने के लिए हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है 100 माइक्रोफैरेड्स का, और साथ में मेरे पास एक सोर्स की रेजिस्टेंस है 1 किलो। तो ये बहुत ही सिंपल सा सर्किट है जिसमें हम क्या करेंगे, हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने एक साइन वेव इनपुट पे दी है, और होगा ये कि जब, अब बात गौर से सुननी है, अब मेरे पास किस तरीके से काम करेगा। फर्स्ट करें मेरे पास एक साइन वेव है, साइन वेव की मेरे पास पहले आई एक पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल के लिए मैं एक पेन निकालना चाह रहा हूँ, इसमें पेन का ऑप्शन, अच्छा चलिए मैं इसके अंदर इंक्लूड करता हूँ, एक मिनट ओके। ठीक है, ये मेरे पास साइन वेव की पॉजिटिव साइकिल आ गई। इसको मैंने ले जाके, एक मिनट, ये पॉजिटिव साइकिल भी हो गया, और इसी तरीके से अगर मैं इसको कॉपी करूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको मैं रिवर्स करूं तो ये बन गई मेरे पास साइन वेव की नेगेटिव साइकिल। इसको मैं उठा के यहाँ ले आया, इसको मैं उठा के यहाँ ले गया। ठीक है। तो साइन वेव को हमने क्या किया, साइन वेव को हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। दिस इज साइन वेव की पॉजिटिव साइकिल। ठीक है। और ये मेरे पास साइन वेव की नेगेटिव साइकिल, क्योंकि साइन वेव के अंदर क्या होता है, दोनों चीजें होती है ना। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि मेरी जो साइन वेव है या जो मेरा इनपुट है, पहले अगर हम क्या करते थे कि पहले हम लोग सिंपल एनपीएन यूज करते थे, तो अगर मैं सिर्फ एनपीएन यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास नेगेटिव साइकिल के लिए कभी भी कंडक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो कंडक्शन है वो पॉजिटिव साइकिल के लिए हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि मैंने अपना सर्किट स्टार्ट किया, एनर्जाइज किया। जब मेरे पास पॉजिटिव साइकिल आई तो हुआ ये कि मेरे पास आउट ऑफ दीज टू ट्रांजिस्टर्स Q1 जो कि मेरे पास एनपीएन है उसने कंडक्ट करना शुरू कर दिया। कंडक्ट करना शुरू क्यों किया, क्योंकि मेरे पास VBE जो कि 0.7 से जब ग्रेटर हो जाएगा तो ये मेरे पास एक क्लोज पाथ हो जाएगा, और जो मेरे पास आउटपुट है वो यहाँ से जाके इस तरफ आ जाएगा। सही। तो हमने ये देख लिया कि मेरे पास आउटपुट जो है वो आरएल के इस अक्रॉस आ गया, इस तरीके से इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब
पॉजिटिव साइकिल के बाद अगली बारी आई नेगेटिव साइकिल की। अब नेगेटिव साइकिल की बारी आ गई। नेगेटिव साइकिल ने क्या किया, नेगेटिव साइकिल के केस में एनपीएन तो कंडक्ट नहीं करेगा, बट हाँ पीएनपी कंडक्ट करेगा। अच्छा, पॉजिटिव साइकिल वाली केस में एनपीएन कंडक्ट करता बट पीएनपी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास पीएनपी की कंडक्शन की शर्त ये है कि -0.7 से भी छोटा होना चाहिए जो अभी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। -0.7 से छोटा होगा वोल्टेज तब ये कंडक्ट करेगा, वरना ये नहीं कंडक्ट करेगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर देखा। अब ये फर्ज करें -Vm है, तो इसने क्या किया, इस पीएनपी को कंडक्ट करवा दिया। अब जब पीएनपी को कंडक्ट करवाया तो पहले मेरे पास करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा था, मगर अब ये -12 है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड की पोटेंशियल -12 से ज्यादा है, तो करंट मेरे पास अब की बार इस डायरेक्शन में यूं फ्लो कर रहा होगा। पहले हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल 12 वोल्ट से ग्राउंड पे गया, उसके बाद जब दूसरी साइकिल आई तो मेरे पास ग्राउंड से -12 की तरफ चला गया। तो इस तरीके से हो ही रहा है कि जिस डायरेक्शन में मेरा इनपुट जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा आउटपुट होगा। फर्क ये है क्योंकि ये एम्पलीफायर है तो इसका अटेंडेंस अभी देने की जरूरत नहीं है, अटेंडेंस एंड में होगी। ठीक है, तो पहली पॉजिटिव साइकिल में हुआ ये कि मेरे पास करंट की डायरेक्शन थी +12 से ग्राउंड। नेगेटिव साइकिल के केस में करंट की डायरेक्शन क्या थी, ग्राउंड से -12। तो पहले करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, फिर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इन शॉर्ट हो ये रहा है कि मेरे पास दोनों डायरेक्शंस में करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इस बात से मेरी ये चीज क्लियर हो गई कि यार जो मेरा इनपुट की शेप है, जिस तरह की मेरी इनपुट की शेप आ रही है साइनोसाइडल, जिसके अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो मेरी आउटपुट की शेप भी कुछ ऐसे ही आएगी जहां पर पॉजिटिव भी आ रहा होगा और नेगेटिव भी आ रहा होगा। फर्क ये है कि वो एम्पलीफाइड वर्जन होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर साथ साथ उस चीज को एम्पलीफाई भी कर रहा होगा। सही है। अच्छा, नेगेटिव साइकिल वाली चीज समझ नहीं आई। देखें, वापस समझाता हूँ। मेरे पास एक इनपुट है साइनोसाइडल वेव। साइनोसाइडल वेव की दो कंपोनेंट्स, साइनोसाइडल वेव के दो पार्ट्स हैं, एक पॉजिटिव साइकिल है और एक नेगेटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल वो है जो ओरिजिन के ऊपर है, नेगेटिव साइकिल वो है जो ओरिजिन के नीचे है। इसी तरीके से ये मेरे पास जो सर्किट है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एम्पलीफायर। कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एम्पलीफायर। पेयर का मतलब है कि हमारे पास दो दो चीजें। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये कि उस पेयर में दो जो चीजें हैं वो आपस में एक दूसरे के उलट उलट काम कर रही है। अगर एक इस तरीके से काम कर रही है, अगर एक लेफ्ट जा रही तो दूसरी राइट जाएगी, अगर एक आगे जाएगी तो दूसरी पीछे जाएगी, मतलब बिल्कुल ही दोनों के उलट काम हो रहा है। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की कंडक्ट करने की शर्त क्या होती है कि भाई बेस टू इमिटर जो भी वोल्टेज है, जो भी ड्रॉप है 0.7, वो ऊपर होना, मतलब जो मेरा इनपुट आ रहा है वो इससे ग्रेटर होना चाहिए। इनपुट वीबी से ग्रेटर होगा, मेरा एनपीएन आराम से कंडक्ट कर लेगा। सही है। अगर हम बात करें नेगेटिव साइकिल की, तो नेगेटिव साइकिल बिल्कुल उलट काम करती है। तो जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो उस केस में एनपीएन कंडक्ट नहीं करेगा, उस केस में सिर्फ पीएनपी कंडक्ट कर रहा होगा। सही है, बात समझ आ गई। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। बट चीजें जिस तरीके से कहने में आसान लग रही है, बोलने में आसान लग रही है, वैसी होती नहीं है। असल में होता ये है, एक मिनट, फजूल बातें करने से गुरेज करें। चैट के अंदर जो चीज और सर चेक हम जो आउटपुट चेक करेंगे वो ऑसिलोस्कोप पे चेक करेंगे इसका, मतलब इस पे जो जनरली आउटपुट चेक किया जा सकता है वो हम एसी की बात करें तो हम ऑसिलोस्कोप यूज करेंगे। हाँ, ऑसिलोस्कोप के अलावा और क्या चीज यूज कर सकते हैं हमारे डोमेन में रहते हुए। अगर मुझे एसी वेव देखनी है तो मैं क्या, मुझे ऑसिलोस्कोप के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑसिलोस्कोप ही वो वाहिद चीज है जिससे मैं इनपुट और आउटपुट एक साथ देख सकता हूँ। आई बात समझ। सही, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि चीजें जिस तरीके से कह रहा हूँ कि भाई इनपुट मेरे, मैंने उसको दिया साइन वेव, आउटपुट भी मेरे पास साइन वेव आ रही है, बट चीजें इतनी आसान नहीं है जितना दिखने में लगती है। ठीक है, होता ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक फिनोमेना है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको। इसमें सारी बातें वही लिखी हुई हैं जो अभी हमने बात की ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब इधर गौर से देखिएगा। यहाँ पे नहीं था, इसमें एक मिनट नीचे था। अच्छा, जब ये सर्किट आप मल्टी सिम पे या एलटी स्पाइस पे इसको सिमुलेट करेंगे, इसको इनपुट दिया और आउटपुट आपने एक साथ चेक किया,
तो इस सर्किट को सिमुलेट करते वक्त इसमें आप एक चीज ये ऑब्जर्व करेंगे जो मैं अभी हाईलाइट करने वाला हूँ। इसमें वो कह रहा है कि नोटिस that there is a flat part of V out waveform which correspond to the time when neither Q1 nor Q2 is turned on। अच्छा, अब मेरे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म आएगी, आउटपुट वेवफॉर्म इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इट विल नॉट बी अ परफेक्ट साइन वेव। परफेक्ट साइन वेव क्या होती है? वो एकदम से राइज किया, मैक्सिमम पॉइंट पे गई, फिर वापस फॉल किया, फिर वापस राइज किया, मतलब एक कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस साइन वेव में आ रही होती है। वो कहीं भी स्टेबल या कहीं भी स्टैटिक नहीं होती। बट इस सर्किट में वो ये कह रहा है कि ड्यू टू सर्टेन रीजंस आउटपुट वेव फॉर्म में कुछ फ्लैट पार्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फ्लैट पार्ट से मुराद ये है कि मेरे पास साइन वेव कहीं एकदम से हॉरिजॉन्टल हो गई। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम एम्पलीट्यूड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, एक जगह एकदम से फिक्स हो गई। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे पास जो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ आपके सामने ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि है क्या चीज। पहली बात उसने ये कही कि जिन जगहों पर आपका आउटपुट फ्लैट हो गया, दैट रीजन इज कॉल्ड अ डेड जोन। ठीक है, डेड जोन क्या कह रहा है? डेड जोन इज अ टर्म which refers to the range of Vin between a positive voltage drop and a negative diode drop when there is no Vout। डेड जोन बेसिकली वो इनपुट रेंज की या वो इनपुट की वैल्यूज हैं जहां पर आउटपुट फ्लैट हो जाए, जहां पर आउटपुट के अंदर वेरिएशन ना आए साइनोसाइडली, जहां पर आउटपुट एक कांस्टेंट लाइन बन जाए। तो ऐसे इनपुट की वैल्यूज को हम कहते हैं डेड जोन। और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि मेरे पास जो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स हैं उनके अंदर कुछ डायोड के ड्रॉप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो हमारा काम खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इस सर्किट को एज इट इज आपने मल्टीसिम पे इम्प्लीमेंट किया और इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म यहाँ पर जो जगह दी गई है आपको, यहाँ पर आपने ड्रॉ की, तो आपने ये बात ऑब्जर्व की कि मेरे पास इनपुट की वेवफॉर्म तो बिल्कुल साइनोसाइडल है, बट यार मेरी आउटपुट की वेवफॉर्म इज नॉट अ परफेक्ट साइन। वहां पर कहीं कहीं फ्लैट बैंड्स आ रहे हैं, और जहां जहां फ्लैट बैंड्स आ रहे हैं वो मेरे पास एक डेड जोन की तरह है, क्योंकि वहां पर सिग्नल डेड हो गया। वहां पर सिग्नल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है, सिग्नल मेरे पास क्या हो गया? डेड हो गया। तो अब वो क्यों हो रहा है? अब उसको ओवरकम भी करना है, तो इसी लैब के अंदर हम उसको ओवरकम भी करेंगे। सही? अच्छा, एक मिनट रुकेगा, कुछ एक मिनट। सर्किट्स आपके पास मैंने लैब्स अपलोड की हुई हैं, तो ये लैब के अंदर सर्किट है, लैब 14 के अंदर। तो लैब मैनुअल जो है वो एलएमएस पे अपलोडेड है ऑलरेडी, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सर्किट आपके लैब के अंदर मौजूद है और लैब सारी एलएमएस पे अपडेटेड है 1 to all। सही? तो यहाँ पर आपने क्या किया? मल्टीसिम के ऊपर ऑसिलोस्कोप कनेक्ट किया हुआ है और आपने इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म मुझे यहाँ पर स्केच करके बता दी, कीपिंग इन माइंड दैट वोल्टेज पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन शुड बी परफेक्टली स्पेसिफाइड। अगर ये मुझे सबमिशंस रिसीव हुई विदाउट वोल्टेज पर डिवीजन, विदाउट टाइम पर डिवीजन, तो योर सबमिशंस विल देन बी डिडक्टेड, मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे उसमें से। सही? तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जैसा आउटपुट आ रहा है वैसे ही ड्रॉ किया, बट स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलिंग के बगैर आपकी कोई डायग्राम जो है ना वो आपको कोई मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगी। तो वोल्टेज पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन की लेबलिंग इज वेरी क्रूशियल। सही? सही, डायरेक्ट ऑसिलोस्कोप से नहीं हम तस्वीर स्नैपशॉट दे सकते हैं आपको? डायरेक्ट ऑसिलोस्कोप से दे दें, पर कीजिएगा ये कि यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये जो ग्रिड बनी हुई है, इसको हटा के फिर अपनी डायग्राम लगा दीजिएगा। सही है? ओके सर। सही, गुड। अब हमारे पास मसला ये आया था पिछले उसमें कि यार फ्लैट बैंड आ रहा है, फ्लैट बैंड रिस्पॉन्स या फ्लैट बैंड आउटपुट मेरे आउटपुट की शक्ल खराब कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा आउटपुट परफेक्टली इनपुट की तरह है, बट ऐसा नहीं हो पा रहा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस चीज को ओवरकम कर लूँ या कवर अप कर लूँ। उसकी तरफ जाने से पहले कुछ चीजें जो यहाँ पे हैं वो हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं फिगर 3 shows complementary pair amplifier
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एम्पलीफायर की जैसे हम प्रीवियसली बात कर रहे हैं, ये भी वही चीज है। Q1 इज सेट टू सप्लाई पॉजिटिव करंट टू RL, जैसे मैंने आपको बताया कि Q1 जो है, जब Q1 कंडक्ट करेगा तो लोड के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगी। जब Q2 कंडक्ट करेगा तो करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर होगी, जिस वजह से मेरे पास आउटपुट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल दोनों शो कर पाएगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अब आपने फ्लैट बैंड को किस तरीके से खत्म किया, फ्लैट रिस्पॉन्स को कैसे खत्म किया। कह रहा है कंसिडर द चेन ऑफ कंपोनेंट्स R1, D1, D2 और R2। इसने क्या किया, उसी सर्किट के साथ इसने कुछ रेजिस्टर्स और कुछ डायोड्स खुद कनेक्ट कर दिए। ये रहा R1, ये रहा D1, ये रहा D2 और ये रहा R2। ये मेरे पास NPN है, ये मेरा PNP है, ये मेरा RC लोड RL लोड है, सॉरी RC लोड है। ये 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। ये मेरे पास लोड रेजिस्टर है 470 ओम्स। ये मेरे पास इनपुट साइनसॉइडल वेव है 1 किलोहर्ट्ज की। सोर्स रेजिस्टेंस 1 किलो ओम्स एंड कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है C1 100 माइक्रोफैराड का। अब उस सर्किट में और इस सर्किट में फर्क ये है कि उस सर्किट में ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्ट हुआ यहाँ पे, ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्ट हुआ यहाँ पे, बट इसके अंदर क्योंकि उसके अंदर फ्लैट रिस्पॉन्स का या फ्लैट बैंड का मसला आ रहा था, तो अब हम ये चाह रहे हैं कि यार उस फ्लैट बैंड को किसी तरीके से यार एलिमिनेट कर सके, खत्म कर सके। सही है, तो उसको कैसे खत्म करेंगे, उसके लिए इसने कहा कि कंसिडर द चेन ऑफ कंपोनेंट्स R1, D1, D2 एंड R2 जो कि 12 वोल्ट और -12 वोल्ट के दरमियान कनेक्ट किए गए। ये सर्किट जो है R1, D1, R2 और D2 का, ये कर क्या रहे हैं, दिस इज अ बाइसिंग सर्किट एंड इट हैज सिमेट्री। क्या लिखा हुआ है, ये एक बाइसिंग सर्किट है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक सिमेट्री है। इफ यू ब्रोक द कनेक्शन एट Vn, अगर आपने Vn पर कनेक्शन ब्रेक कर दिया एंड रिमूव Q1 एंड Q2 और Q1 और Q2 को रिमूव कर दिया, then the DC voltage between the two diodes should be close to 0 volts, क्योंकि कोई कंडक्शन नहीं हो पाएगी उसमें। सही, तो इसने ये बात की है। इन शॉर्ट अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ कि ये चार कंपोनेंट्स ऐड करने से क्या फर्क पड़ा। ये चार कंपोनेंट्स ऐड करने से फर्क ये पड़ा कि पहले जो मेरा सर्किट एक बाइसिंग को मिस कर रहा था या बाइसिंग को शिद्दत से याद कर रहा था, क्योंकि हमें ये पता है कि बाइसिंग जो है वो किसी भी सर्किट की जान होती है। विदाउट प्रॉपर बाइसिंग, without use of proper resistors, without the use of proper connections, without the use of proper components in biasing, हमारे पास कभी भी बाइसिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। LMS से मैनुअल्स बिल्कुल अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल फर्स्ट वीक में चेक करें, वहां पे LMS से मैंने मैनुअल शो की है। अगर आपको अभी यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको LMS खोल के भी शो कर दे रहा हूँ। सही है, तो आसान अल्फाज में अगर बात करें तो मेरे पास बाइसिंग जो है वो हर मसले का वाहिद हल है। बाइसिंग करूंगा प्रॉपर्ली तो मेरे पास जो सिस्टम में पहले ड्रॉप्स आ रहे थे, फ्लैट बैंड रिस्पॉन्स आ रहा था, वो ओवरकम हो जाएगा और अब मेरे पास जो सिस्टम का आउटपुट है वो इनपुट का एम्पलीफाइड वर्जन होगा, जिसके अंदर ये जो फ्लैट बैंड वाली कहानियां थी या जो फ्लैट बैंड वाली रिस्पॉन्सेस थी वो मेरे पास कम से कम इसके अंदर होंगी। आई बात समझ, तो अब टास्क आपका ये मेरे बस समझाना था मुझे आपको लैब में, बहुत ही सिंपल सी लैब थी। ये माइक्रोफोन बंद कर लें प्लीज अपने सारे, माइक्रोफोन मत खोलें अपने, जो जो पूछना है चैट बॉक्स में पूछा करें, माइक्रोफोन खोलने से सब डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, अब मसला ये कि आप लोग कह रहे हैं कि LMS पे लैब्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपके सामने LMS भी खोल लिया मैंने, खुला हुआ ही है, नजर आ रहा है सबको खुला हुआ। ये आपका ECD की लैब है, न्यूज फोरम के बिल्कुल नीचे ये लिखा हुआ है लैब मैनुअल्स, इस पर क्लिक करें। एक मिनट, माई कोर्स में गया, मेरे पास ECD की 2 IDs है, मैंने किसी एक पे भी क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया चलो। यहाँ आप आएंगे न्यूज फोरम के बिल्कुल नीचे क्या लिखा हुआ है,
ECD लैब मैनुअल्स, इस पे क्लिक करेंगे। ये आपके पास एक रार फाइल आ गई, इसको क्लिक करें, इसको ओपन करें, तो ये आपके पास यहाँ पर ये 14 की 14 लैब्स जो हैं वो आ गई खुल के। आ गई बात समझ? सारी की सारी चीज़ें अपडेटेड है, तो इसीलिए वहीं से आप लोग देखें सारी लैब्स अवेलेबल है लैब्स पे, ठीक है। तो ये बेसिकली कहानी थी जिसमें आपको समझना था कि पुश पुल एम्पलीफायर या पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर एक जो है हो क्या रहा है ये। अच्छा, पुश पुल क्यों कहा हमने? पुश पुल इसलिए कहा क्योंकि पहले केस में क्या हो रहा है, आपका वीसीसी जो है वो, बल्कि जो आपका वीसीसी है दैट इज बीइंग पुल टुवर्ड्स द ग्राउंड, 12 वोल्ट ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या पुल हो रहा है। दूसरे केस में ग्राउंड -12 की तरफ पुश किया जा रहा है। तो पुश पुल भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री का नाम यहाँ भी आएगा। इसका मतलब ये है कि वहां पर एनपीएन भी है, पीएनपी भी है। अगर मैं बात कर रहा हूँ मॉसफेट्स की, तो वहां पर एनमॉस भी है, वहां पर पीमॉस भी है, सही। तो इसी तरीके से हमारे पास हो ही रहा है कि अब, और यहाँ पे ये यूज कहाँ पे करते हैं, ये यूज वहां पे करते हैं जहां पे आपकी करंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि देखें हो ये रहा है कि अब मेरे पास करंट की जो कंडक्शन है वो पॉजिटिव साइकिल एज वेल एज नेगेटिव साइकिल दोनों में हो रही है, सही। तो इसीलिए हम पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एम्पलीफायर्स वहां पे यूज करेंगे जहां पर मेरे पास करंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, सही। तो अब आप लोग ये टास्क जो है वो समझा देता हूँ मैं, बिल्कुल कुछ भी सिंपल सी टास्क है। ये दोनों सर्किट्स मल्टीसिम पे इम्प्लीमेंट करने, इनकी वेव फॉर्म मुझे ऑसिलोस्कोप पे इनपुट आउटपुट एक साथ बर वक्त मुझे एक ही स्क्रीन पे चाहिए। वोल्टेज स्केलिंग शुड बी परफेक्ट। अगर ड्रॉ नहीं कर रहे तो ऑसिलोस्कोप की विंडो की तस्वीर लगाएंगे यहाँ पे। और एंड में ये कुछ सवालात हैं जो अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, पोस्ट लैब टास्क हम डिस्कस करें ताकि आप लोगों को सवाल करने में आसानी हो, ठीक है। तो आप लोग से मैं सवाल करूंगा और इस सवाल का जवाब जो है वो आप मुझे चैट बॉक्स में देंगे। सवाल का पहला सवाल ये है कि व्हाट डज द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री रेफर टू इन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एम्पलीफायर। इसका जवाब मुझे चाहिए, आप लोग चैट बॉक्स में जवाब दें मुझे। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है? माइक्स मत खोलिएगा, उस पर ही जवाब दें। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? सर ऑपोजिट, ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब ये है कि एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन, एक ऐसी, वेरी गुड। उस्मान का जवाब बिल्कुल टू पॉइंट है, टू द पॉइंट है, बाकी सबका भी ठीक है, वेरी गुड। पुश पुल, ठीक है, गुड। सबने अपने 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 अल्फाज में जवाब दिया है कि बेसिकली जो पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन है या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एम्पलीफायर है वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मेरे पास करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। करंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मुझे एनपीएन के साथ साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ क्या होती है, पीएनपी, वो भी चाहिए होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एम्पलीफायर का मतलब ये है कि एनपीएन और पीएनपी अब साथ मिलके काम कर रहे हैं और मेरे लोड को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पहुंचा रहे हैं, सही है। तो पहला सवाल तकरीबन सबका सही है, वेरी गुड। दूसरे सवाल के लिए मैं आपको इसका जवाब मैं खुद दूंगा क्योंकि मैंने अभी आपको ये चीज़ पढ़ाई नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा सवाल बहुत आसान है, इसका जवाब मुझे चाहिए। What was the major disadvantage of the power driving circuit in figure 1, the NPN and PNP transistor without any biasing components? अगर बाइसिंग कंपोनेंट्स इंक्लूड नहीं करेंगे सर्किट में तो क्या नुकसान होंगे, क्या डिसएडवांटेज होंगे? एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। अगर मैंने एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर वाले सर्किट में कोई बाइसिंग कंपोनेंट्स क्या क्या थे, R1 D1 R2 D2, अगर इंक्लूड नहीं किए तो सर्किट में क्या नुकसान होंगे? प्लीज एक्सप्लेन। जवाब आ गया किसी का? प्रेजेंस ऑफ डेड जोन इन फर्स्ट वन, चलो ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। डेड जोन, वेरी गुड, डेड जोन आ जाता है। डेड जोन का मतलब ये कि आपके आउटपुट के अंदर एक सर्टन फ्लैटनेस आ गई जो आप नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि आपका आउटपुट साइन वेव आए, आपका आउटपुट साइन वेव नहीं आ रहा, आपके आउटपुट में कहीं कहीं जो है वो डेड जोन या फ्लैट बैंड्स आ रहे हैं। आउटपुट वेव फॉर्म विल बी नॉट प्रॉपर, थोड़ा सा ये और एक्सप्लेन किया जा सकता है इस आपके जवाब को, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके जवाब दीजिएगा, सही है, गुड।
अच्छा ठीक है, अब दूसरा सवाल ये है कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन अकर्स एट व्हाट पार्ट ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म। अच्छा भाई, अब क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, पहली बात तो है कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होती क्या है। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन पढ़ने के लिए हमें ये पहला पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा जो मैं आपके सामने आप पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत गौर से समझना है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। द एम्पलीफायर नीड्स टू प्रोड्यूस अ कंटिन्यूस एंड स्मूथ वोल्टेज अक्रॉस द लोड। एम्पलीफायर का मकसद है कि आउटपुट पर स्मूथ और कंटिन्यूस वोल्टेज आता रहे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द ड्राइविंग ऑफ द लोड is shared by two separate devices with different regions of operation। जाहिर सी बात है कि लोड का जो करंट फ्लो है वो दो डिवाइसेस, मुख्तलिफ डिवाइसेस कंट्रोल कर रही है बर वक्त, एक ही वक्त पे। द बाइसिंग सर्किट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस ट्रांजिशन स्मूथ। बाइसिंग सर्किट की जिम्मेदारी ये है कि जो साइन वेव के अंदर चेंजेस आती हैं, जीरो से वीएम, वीएम से वापस जीरो, फिर माइनस वीएम, उसको स्मूथली अकर करा सके। एक्सक्यूज मी। अच्छा, it is very important to have a good understanding of how this circuit works, जो कि मुझे पता है कि आप लोगों को समझ आ चुका है, and how the job of one transistor is passed off to another, और एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर किस तरीके से जिम्मेदारियां जो है वो पास की जा रही हैं। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इज अ फिनोमिना which is seen when the operations of two transistors are not adequately integrated। adequately integrated क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अब गौर से सुनिएगा मेरी बात। पॉजिटिव इनपुट साइकिल आई, एनपीएन कंडक्ट कर रहा है, नेगेटिव इनपुट साइकिल आई, पीएनपी कंडक्ट कर रहा है। दोनों के कंडक्शन टाइम अलग अलग है, दोनों की आपस में इंटीग्रेशन अलग अलग है। मतलब ये बात डिसाइड हुई हुई है कि पहले एनपीएन कंडक्ट करेगा और फिर पीएनपी कंडक्ट करेगा। अगर दोनों ने गलती से या कोई ऐसी मिस्टेक हो गई कि एक साथ कंडक्शन शुरू कर दी तो आउटपुट फ्लैट हो जाएगा। आउटपुट फ्लैट हो गया, डेड जोन आ गया, और डेड जोन आने का जो फिनोमेना होता है इसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। मतलब दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, दोनों ने आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया। हम नहीं चाह रहे कि चीजें ओवरलैप करें, हम चाह रहे हैं कि अलग अलग टाइम में ही कंडक्शन हो, बट ड्यू टू सर्टेन फेलियर्स हमारे पास दोनों के ऑपरेशन आपस में ओवरलैप करें, और दिस ओवरलैप ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। और इस क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होने की वजह यह है कि दोनों के ऑपरेशंस आपस में मिक्स कर गए, आपस में मैच कर गए, और जिसकी वजह से मेरे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई और फ्लैट बैंड रिस्पॉन्स या फ्लैट रिस्पॉन्स सिस्टम में आ गया। आई बात समझ? जब दो चीजें आपस में प्लस या माइनस होती हैं तो रिजल्टेंट छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। हमारे केस में छोटा हो रहा है, और इतना छोटा हो गया कि साइनोसाइडल वेव तो खत्म होने लग गई और एकदम से फ्लैट बैंड रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों एनपीएन और पीएनपी ने एक साथ ही काम करना शुरू कर दिया, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अलग अलग वक्त में काम करेंगे। जब पॉजिटिव साइकिल आए तो एनपीएन काम करे, जब नेगेटिव साइकिल आए तो पीएनपी काम करे। दोनों एक साथ काम नहीं करने चाहिए, एक साथ काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होने की वजह से मेरे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जिसकी बदौलत मेरे पास सिस्टम के अंदर फ्लैट बैंड रिस्पॉन्स इंड्यूस हो जाता है। सही? तो ये हम लोगों ने आपके लैब के टास्क भी डिस्कस कर लिए, पोस्ट लैब भी डिस्कस कर ली। अब मुझे ये आप, ठीक है, ये मैंने लैब एलएमएस पे अपने आप दिखा देता हूँ आपको। एलएमएस पे ये लैब कहाँ गई? अब एलएमएस पे मैंने सबमिशन ऑन कर दी है इसकी, वही 1 मई वाली तारीख है। तो आपको बस ये जमा करवानी है जल्द से जल्द सारी चीज़ें, और बस लैब का टास्क इतना ही था और इतना ही आपको समझाना था। ये देखना, मैंने लैब की एंड में लैब प्रोजेक्ट के साथ लैब का लेक्चर भी डाला हुआ है और लैब की सबमिशन भी डाली है। ठीक है, तो अब आप लोग जो है अपने लिहाज से इसको कीजिए, काम करना शुरू करें। जब तक ये क्लास 2 मिनट रह गए ख़त्म होने में, तो आप जब तक, क्योंकि अब मुझे इसके बाद और कोई चीज़ समझानी है नहीं। दूसरा लेक्चर जो है हमारा, वो मैं कल ही दोनों लेक्चर एक साथ लूँगा। अभी मैंने लैब एक ही करा रहा हूँ क्योंकि अभी हम कर रहे हैं ट्रांजिस्टर्स पे काम। सही? तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी दोनों ट्रांजिस्टर्स पे काम कर रहे हैं।
तो मॉस्फेट वाला काम हम कल से करेंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल व्हाट्सएप पे चेक कर लेता हूँ, असल में मेरा व्हाट्सएप अभी ऑन नहीं है, तो व्हाट्सएप में भी चेक कर लेता हूँ कि आपने किस तरीके से, कि बाकी प्रोजेक्ट आप लोगों का जो है वक्त पे जमा करवा दीजिएगा, और प्रोजेक्ट का वाइवा लाजमी होगा, तो इसलिए प्रोजेक्ट से आप लोग बच नहीं सकते। 40 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। अटेंडेंस का इस तरीके से होगा कि क्लास ओवर होने से पहले सब बच्चे जो है ना वो अपना नाम यहाँ पर पर्सनली मुझे प्राइवेटली डाल के चले आए, तो इस तरीके से मुझे पता चलेगा कौन कौन आया था। तो आप लोग मुझे अपने नाम जो है वो डालना शुरू करते हैं। बाकी आज की क्लास एंड हो गई है, और आप लोग जो है मुझे अब अपना जा सकते हैं, अपना अटेंडेंस दें और जा सकते हैं, और लैब टास्क शुरू करें और लैब जमा कराएं। कल इंशाल्लाह बाकी लैब्स करेंगे हम लोग। लैब कल हम लोग 2 करेंगे, फिर परसों भी करेंगे, खत्म कर देंगे। आई होप कि आपको ये लैब आज की समझ आई होगी, और बहुत ही सिंपल सी लैब है, बहुत ही आसान सी लैब है। अब ये क्लास किसी भी वक्त एंड हो सकती है। ये लेक्चर भी मैं LMS पे अपलोड कर दूंगा ऑनलाइन, जो और इसका यूट्यूब का लिंक जो है ना वो आपको LMS पे मिल जाएगा। कल भी लैब इसी टाइम पे कंडक्ट की जाएगी, 2 बजे, 2:30 बजे। 2:30 बजे हम लोग कल लैब कंडक्ट करेंगे, 2 लैब्स करेंगे इंशाल्लाह। और फिर ये बस जल्दी से वाइंड अप करके मैं आप लोगों को समझा दूंगा। टास्क छोटे छोटे ही होंगे, इसलिए मैं आपको सब चीज़ें क्लास में एक साथ